बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिन इशू से बात करेंगे, सबसे पहले बात की जाएगी 16 दिसंबर के हवाले से। 16 दिसंबर 2014 वो दिन जिस दिन APS के बच्चों को शहीद कर दिया गया था और एक बहुत बड़ी घिनौनी कार्रवाई जो है वो दहशतगर्दों ने सर अंजाम दी थी। और जब हम दहशतगर्दों की कार्रवाई की बात करते हैं तो आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई को रोका गया है कराची में, जहाँ पे हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बर वक्त कार्रवाई की है और चीनी बाशिंदों को बचा लिया गया है। बिलावल हाउस के बाहर एक बड़ी खड़ी देखी गई जिसके अंदर एक बम को नस्ब किया गया था, लेकिन वो बम नाकारा हो चुका था। सवाल इस जहां पर यह आता है कि पाकिस्तान इस वक्त अगर देखा जाए CPEC के मंसूबे को आगे लेकर चल रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत हो या बहुत सी इंटरनेशनल कुव्वतें ऐसी भी हैं कि जो सच नहीं चाहती हैं कि CPEC का मंसूबा पाकिस्तान में मुकम्मल किया जाए। एक तरफ में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, तो आज की एक बड़ी न्यूज़ जो रही है, काबुल में बम धमाके में नायब गवर्नर समेत 3 अफराद जो हैं वो हलाक भी हुए हैं। एक तरफ दहशतगर्दों की ये कार्रवाइयाँ हैं, तो दूसरी जाने पे PDM के जलसों की अगर बात की जाए तो PDM ने जो जलसा लाहौर में किया है उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया गया है। ग्रेटर इकबाल पार्क को नुकसान पहुंचाया गया है और नुकसान का जो अंदाजा है, जो तखमीना है, वो लगाया जा रहा है 72 लाख रुपए। इस वक्त सवाल यहाँ पर यह बनता है कि सरकारी ज़राए इब्लाग को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, और वो लोग जिन्होंने माजी में सरकारी ज़राए इब्लाग को नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मीनार पाकिस्तान में जलसा तो कर दिया गया। PDM ने कहा था दिन बड़ा खतरनाक साबित होगा गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट बड़ी रिलैक्स रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे। PDM बेशक जितना मर्जी अल्टीमेटम दे दे, लेकिन इसके बरक्स ही फैसला आएगा। कोट लखपत जेल में आज मुलाकात की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ साहब के साथ, और बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था हमारे इस्तीफों को नॉर्मल ना लिया जाए। हमारे इस्तीफे सिर्फ इस्तीफे ही नहीं हैं बल्कि एक एटम बॉम्ब की हैसियत भी रखते हैं। दूसरी जानब पे एहसन इकबाल साहब ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जब 425 इस्तीफे आएंगे तो फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि जर्नल इलेक्शन होगा। क्या इलेक्शन होने जा रहा है? क्या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं करेगी? इसी के साथ साथ हम इस इशू पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आज की जो सबसे बड़ी खबर रही है, सदर आरिफ अलवी ने इस्तदाद रेप जो था उसके हवाले से एक ऑर्डिनेंस है, उसकी मंजूरी दे दी गई है। ऑर्डिनेंस के अंदर जिन तरमीम को ऐड किया गया है कि जी नई कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा, 4 महीने के अंदर ट्रायल को कंप्लीट किया जाएगा, और अगर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से तावन नहीं फराम किया गया या गलत इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड किया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज के पैनल में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद होंगे एडवोकेट अरमगान गोंदल साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे सीनियर एनालिस्ट अमजद इकबाल साहब, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा फातिमा चदर साहिबा, जो कि चेयरपर्सन है वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो की। अरमगान गोंदल साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि हम जब बात करते हैं दहशतगर्दी के हवाले से, तो आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई को रोका गया और उसके नतीजे में हमने देखा कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। गवर्नमेंट इस वक्त एक बड़े लेवल पे हाई अलर्ट्स भी जारी कर चुकी हुई है कि जी पब्लिक इज्तिमा से परहेज की जाए या पब्लिक गैदरिंग ना की जाए, और दूसरी तरफ अपोजिशन सियासत भी जो है वो जलसे जुलूस भी कर रही है। इस वक्त मीनार पाकिस्तान में वो बड़ा पावर शो करने की कोशिश भी की गई है। क्या अपोजिशन इस बात को सीरियस नहीं ले रही, या गवर्नमेंट को मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, या इस किस्म के हाई अलर्ट में हमारा रवैया क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी है, हमारी सीक्रेट एजेंसीज की कामयाबी है, जिन्होंने बर वक्त एक ऑपरेशन किया और एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी को रोका। जहाँ तक बात है अपोजिशन की और हुकूमती रवैये की, तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी देना स्टेट का काम होता है। अगर इसमें कुछ होता है फेलियर, और आजकल वो हालात नहीं है जो पहले कभी कुछ अरसा पहले थे, तो ये हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी फराम करें। अगर आप अपोजिशन की गैर संजीदगी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप हुकूमत की संजीदगी देखें, हुकूमत का रवैया देखें। अगर हुकूमत अपने साथ जलसे कर रही है, अगर हुकूमत अपने कन्वेंशंस कर रही है, अगर हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन लड़ रही है, तो फिर अपोजिशन का तो ये हक है, अपोजिशन तो ऐसा करेगी। अगर आप उसको अवाम पे लेके आते हैं तो अवाम के लिए जनरली रोल मॉडल्स होते हैं उनके कायदीन, जो लीडर होते हैं। अगर आपको लीडर गैर संजीदगी दिखाएंगे, वो खा अपोजिशन के हैं, वो खा हुकूमती बेंचेस में से हैं, अवाम तो उसको गैर संजीदा ही लेगी। तो इसको इस हद तक अभी इस तरह के एक आधे वाकयात को इस हद तक संजीदा मैं नहीं समझता कि इसमें अवाम का मोरल डाउन करना चाहिए, खौफ की फिजा पैदा कर देनी चाहिए। इस हद तक जरूर हमें एहतियात करनी चाहिए, और कहीं पे जलसा करने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है
وہ لے کے اس کے بعد خواہ وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو ان کو اس کے بعد جلسہ کرنا چاہیے یا اپنا کوئی پروگرام کرنا امجد چاہیے. اقبال صاحب، ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی جیسے خود گوندل صاحب نے کہا کہ اگر ایک طرف سے اگر بات کی جائے تو گورنمنٹ آف پاکستان خود بھی اپنے الیکشن کمیشن کے اگر دیکھا جائے الیکشن کے حوالے سے اپنی کمپین کرتی ہوئی نظر آئی ہے. دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو پھر اپوزیشن بھی اپنی سیاست کر رہی ہے. انہوں نے تو گورنمنٹ کو ایک الٹیمیٹم دے دیا کہ جی ہم اپنی تحریک چلائیں گے. PDM کا آغاز کیا انہوں نے اور اس سلسلے میں انہوں نے جگہ جگہ پہ جلسے جلوس بھی کیے. آج ایک بہت بڑی کاروائی جو ہوئی ہے کراچی میں اور جس کو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ بھی ہو گیا، رک بھی گئی اور پھر ہمارے سیکیورٹی ادارے پر وقت وہاں پہ پہنچ بھی گئے. ایک طرف سے پاکستان میں سیکیورٹی ہائی الرٹ بھی ہے، ایک طرف پہ گورنمنٹ منع بھی کر رہی ہے اور دونوں طرف سے ہی ایک طرف ورکر کنونشن کیے جا رہے ہیں تو دوسری طرف پہ جلسے کیے جا رہے ہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جس واقعے کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ کوئی چانس تھا خاصا دہشت گردی ہونے کا، وہاں سے بم پکڑا گیا، تو پاکستان کے قیام سے لے کے آج تک ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کا قیام بھی ایک معجزہ تھا. اور پھر بہت سے معاملات ایسے نظر آتے ہیں جہاں پہ ہمیں معجزات نظر آتے ہیں پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے. لیکن اس کو ہم ان معجزات کے ساتھ ساتھ اگر اس وقت کی جو حکومتیں ہیں، جو اس وقت کے ادارے جو کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ضرور کریڈٹ دینا چاہیے کہ جیسے گوندل صاحب نے کہا کہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے اتنے الرٹ تھے یا ان کو بر وقت اطلاع مل گئی اور انہوں نے اس کاروائی کو روک لیا. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ ایسے وقت میں ایسی کاروائی کی کوشش، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے. اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ جی کہ یہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 16 دسمبر کل سقوط مشرقی پاکستان، آپ کو یاد ہوگا 16 دسمبر وہ بھی ڈیٹ ہے. اور یہ جب ہوا سانحہ APS ہوا وہ بھی 16 دسمبر تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اسی دن اس طرح کی کوشش کرنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ نشانہ بنانا ان چینی انجینئرز کو جو کہ پاکستان کے لیے میرا خیال ہے کہ گیم چینجر کی حیثیت جو منصوبہ رکھتا ہے، CPEC کے اوپر کام کرنے والے چینی انجینئرز کو نشانہ بنا کے وہ پاکستان کو کوئی میسج دینا چاہتی ہیں قوتیں جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی اور پاکستان کے اندر بدامنی، پاکستان کے اندر عدم استحکام چاہتی ہیں قوتیں. انہوں نے کوشش کی اس کی. لیکن بہرحال پھر میں یہ کہتا ہوں، یہ مبارکباد دیتا ہوں معجزے کے ساتھ ساتھ میں اپنی سیکیورٹی اداروں کو، اپنی حکومتوں کو کہ انہوں نے اس سانحے کو، اس واقعے کو ہونے سے روک لیا، بچا لیا. اس کے علاوہ ابھی اگلی بات جو آپ نے کی کہ جو اپوزیشن کے جلسے ہو رہے ہیں، جو حکومت کے جلسے ہیں، ٹھیک ہے یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، اس میں چلتی رہتی ہیں. لیکن اس میں جو سنجیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک تو بات یہ دیکھیے ابھی جلسہ لاہور کا ہوا، اس میں اپوزیشن نے کہا کہ جی کہ ہمارا جلسہ بہت کامیاب تھا. گورنمنٹ نے کہا یہاں تک کہہ دیا کہ جی وہاں پہ کوئی 3-4 ہزار لوگ تھے. میڈیا کے اوپر بیٹھ کے حکومت کے ترجمانوں نے یہ الفاظ بولے کہ وہ بھی ایک اپوزیشن کی طرف سے کہنا کہ جناب یہ لاکھوں کی، ملینز کی کا جلسہ تھا، یہ بھی ایک مذاق بن جاتی ہے چیزیں. اور حکومت کے ترجمانوں کی طرف سے کہہ دینا کہ یہ 3 یا 4 ہزار کا مجمع تھا اور وہ ناکام ہو گیا، فلاپ ہو گیا، یہ بھی ایک تمسخر بنتا ہے ان چیزوں کا. سنجیدگی سے لینا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اپوزیشن یہ جلسے کیوں کر رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور ان وجوہات کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. فواد چودھری صاحب نے کل کہہ دیا نا کہ مذاکرات کرنے چاہیے. امجد اقبال صاحب اتنی دیر سے کیوں خیال آتے ہیں یا مذاکرات کیوں نہیں کیے جا رہے؟ وزیر اعظم تو بار بار ایک بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، اپوزیشن مجھ سے NRO مانگنا چاہتی ہے، یا پھر اپنے ذاتی جن کے کیسز ہیں ان سے بچنے کے لیے اس طرح کی تحریک چلا رہے ہیں. یہ دیکھیں بات وہی آتی ہے نا کہ پہلے دن سے وزیر اعظم خود یہ کہتے رہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات نہیں کروں گا. پھر جب یہ پریشر بنتا ہے، پریشر پڑتا ہے، اپوزیشن تحریک پہ چلی جاتی ہے، پھر جلسے ہوتے ہیں. اور ابھی انہوں نے آج کی جو اعلان ہوا ہمارے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے 31 جنوری انہوں نے کہا جی 31 جنوری تک ڈیڈ لائن ہے وزیر اعظم کے پاس، استعفیٰ دے دیں ورنہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. اب معاملہ یہ بنتا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر آ کے جب آپ بار بار مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں تو یہ حکومت کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن بہرحال میں یہ پھر یہ کہتا ہوں سوشل میڈیا پہ پکچرز اپنی وائرل کر دیں، جی بالکل یہ حکومت کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دوسری بات یہ بھی کہوں گا کہ راستہ بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ پہل حکومت کو ہی کرنی ہے. اس کے لیے اس کے باوجود کہ یہ امپریشن کمزوری کا جائے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کو مذاکرات کی میز پر لائے. اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟
اس کے لیے اپوزیشن کا یا اپوزیشن کی یہ پی ڈی ایم ہے یا جو اس وقت الائنس بنا ہوا ہے ان کی پارٹیوں کو یہ یقین دہانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سنجیدہ مذاکرات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. کوئی ہم آپ کے ساتھ صرف وہ ٹائم گین کرنے کے لیے یا وقت گزاری کے لیے یہ گپ شپ نہیں ہونی, سنجیدہ مذاکرات اس میں سم اپ کروں یا پھر اس میں یہ بات بھی میرے ہاتھ سے انڈوز کر دی جائے گی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جب ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو وہیں پر حکومتی وزراء اپنی پریس بریفنگ ہی چینج کر دیں, جیسے یہ یہی ہے نا جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ جی کہ ایک طرف ایک منسٹر یہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے, دوسرے منسٹر یہ کہتے ہیں کہ بالکل بات نہیں ہوگی, یہ چور ڈاکو اور ہم این آر او نہیں دیں گے. این آر او پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی کوئی این آر او مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم این آر او دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. تو یہ چیزیں سامنے رکھ کے پھر سنجیدہ بات چیت کرنی چاہیے, اور اس کے لیے بیک ڈور جو ڈپلومیسی لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ بڑا بہترین راستہ ہے اس پہ. ایڈوکیٹ صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں کہ ملک میں جلسے جلوس اگر دیکھے جائیں تو یہ جو تحریک ہے یہ چلائی جاتی ہیں, یہ مذہبی تحریک بھی ہو سکتی ہے, یہ سیاسی تحریک بھی ہو سکتی ہے, اس کا اکثر اوقات اثر بھی ہوتا ہے اور اکثر اوقات یہ اثر نہیں بھی رکھتی ہیں. لیکن جب ہم ان تحریکوں کو دیکھتے ہیں تو ان تحریکوں کے نتیجے میں جو نقصان ہوتے ہیں, بالخصوص سرکاری ذرائع ابلاغ کو جو نقصان پہنچایا جاتا ہے, جیسے آج ایک کمپلین درج کی گئی جس کے اندر باقاعدہ فگر بتایا گیا جی گریٹر اقبال پارک کو 72 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا ہے, وہاں پہ سرکاری ذرائع املاک کو نقصان پہنچایا گیا. آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہماری سٹنگ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بھی دھرنا دیا تھا, اور جب اگر ہم سرکاری ذرائع املاک کی بات کرتے ہیں تو پھر کراؤڈ تو تب بھی وہ یہی تھا نا جس نے وہاں جا کے نقصان کیا. میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہی اور نہ میں ان کی فیور کی بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کی کمپلینس کرنی ہے, ان پہ عمل درآمد کرنا ہے, تو پھر جو ماضی میں نقصان ہو چکے ان کے لیے کیا ہوگا, اور جو اس وقت یہ نقصان ہوا ہے اس حوالے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں, ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنے سیاسی جو ان کے ورکر ہیں ان کی تربیت کے لیے کوئی ورکشاپس نہیں کی, کوئی بھی ان کی تربیت پہ کام ہی نہیں کیا. یہ تربیت ہوتی ہے جو سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, جو ایک مہذب معاشرہ کرتا ہے کہ آپ نے جلسہ جلوس کس طرح کرنا ہے, آپ نے اپنے حقوق کے لیے باہر کیسے نکلنا ہے, آپ نے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری نبھانی ہے اور ہر حال میں نبھانی ہے. اس ملک کا اگر آپ ایک گملہ بھی کسی جگہ پہ توڑیں گے تو یہ آپ کے ملک کا نقصان ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس طرح اپنے ورکرز کی ٹریننگ نہیں کرتی. اگر آپ اس کو لے کے آئیں تو دیکھیں یہ جو دھرنے اور یہ اس طرح کی سیاست تھی, تو یہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے اس کو دیا تھا. آپ ان کی پرانی تقریریں اٹھا کے دیکھیں تو پارلیمنٹ پہ چڑھ جاؤ, یہ کر لو, مطلب ایک اگریسو ایٹیٹیوڈ اپنا کے رکھا. شیخ رشید صاحب نے کہا جلاؤ کرو گھراؤ کرو اور یہ آگ لگا دو. اب پھر یہی یہ بھی کر رہے ہیں, اور یہ بدقسمتی ہے آپ کے ملک کی کہ یہ سیاسی رویہ نہیں ہوتا, نہ ہی یہ ایک سیاست دان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو ہمارے سیاست دان اپناتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی سیاست سے تعلق نہیں ہوتا, جو ایک عام آدمی یا ایک جتھا اٹھ کے کھڑا ہو جائے. جب آپ ایک سیاسی جماعت ایک جلسہ کر رہی ہے, ایک دھرنا دے رہی ہے, تو آپ لوگوں کو تیش دلا رہے ہیں, اور کس لیے تیش دلا رہے ہیں؟ سیویلائزڈ ہونا چاہیے. اور یہ ایف آئی آرز وغیرہ یہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں یہ جو ایف آئی آرز ہوتی ہیں جو جلسوں کے بعد ہوتی ہیں یا جو اس طرح کی ہوتی ہیں, یہ سیاسی ہی ہوتی ہیں. ان پہ کبھی بھی آپ کو کوئی ان کا کبھی کوئی نتیجہ نکلتا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما فاطمہ چدر صاحبہ, جو کہ چیئرمین ہے وومن پروٹیکشن بیورو کی بھی. السلام علیکم مس فاطمہ. فاطمہ صاحبہ, بات ہو رہی ہے اس وقت پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے. پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کمپلین درج کی گئی ہے, گریٹر اقبال پارک میں 72 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے. سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ ایک دھرنا پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایز اپوزیشن کے طور پر دیا تھا, اس وقت بھی سرکاری ذرائع املاک کو نقصان پہنچایا گیا تھا. آج لیگی وزراء یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا لیگی اراکین یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری کمپلین تو وہ کریں یا ہمارے خلاف تو ایکشن وہ لوگ لیں کہ جنہوں نے خود یہ کام نہ کیا ہو یا جنہوں نے اس روایت کو برقرار نہ رکھا ہو. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی کی بات کا جواب دینا چاہوں گی, جو انہوں نے کہا کہ یہ اگریشن اور یہ رویہ تھا یہ عمران خان صاحب نے اپنایا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اداروں پہ چڑھ دوڑو اور ان کو جلاؤ اور یہ کرو. دیکھیں بات یہ ہے, آپ عمران خان کا کمپیریزن, مجھے تو ایک سمجھ نہیں آتی چھوٹی سی سمپل سی بات کہ زرداری کو میں نہیں جانتی, آپ نہیں جانتی, یہ جو بات کر رہے تھے یہ نہیں جانتے. عمران خان کو میں نہیں جانتی, آپ نہیں جانتی, یا یہ نہیں جانتے جو بات کر رہے تھے. آپ ہاؤ کین بی پاسبل کہ آپ دو بندوں
कहा था मेरे 4 हल्के खोल दे, जी मेरे जी साथ आप लोगों ने धांधली की है, मेरे 4 हल्के खोल दे, आप हुकूमत करें, ठीक है। लेकिन इन्होंने 4 हल्के इसलिए नहीं खोले, इन्होंने पता था कि इन्होंने धांधली की हुई है, ठीक है। वो ये उन्होंने कहा जरूर केस रिसीव देके चलाओ घिराव करो चाहे छोड़ो, लेकिन कोई किस पे चार्ज नहीं छोड़ा। मीडिया ने आपको दिखाया सब कुछ किया, पीटीवी पे हमला इन्होंने खूब किया और सही इन्होंने हमारा लगा दिया, हम किसी इदारे पे चार्ज नहीं छोड़े। सही दूसरी बात आपने कही थी ग्रेटर इकबाल पार्क पे इन्होंने जो आप देखें कि हमने जलसे किए, हमने इस्लामाबाद में जलसे किए, जो हाल इन्होंने मीनारे पाकिस्तान का किया है, उसके दरवाजे तोड़ के उसकी जालियां तोड़ के ऊपर तक की कोशिश इन्होंने की, वहां पे इनके कारकुन सेल्फियां बनाते रहे। हमारे किसी कारकुन ने मीनारे पाकिस्तान का दरवाजा तोड़ा है तो मुझे सबूत दे दे। फातिमा साहिबा, आपकी बात बिल्कुल बचा, आपकी बात बिल्कुल बचा कि धरने आप लोगों ने भी किए, आप बिल्कुल ठीक। हमारा धरने, देखिए हमारे धरने करने का कोई जवाब था। सही हम इस चोर और लुटेरों की, ये जो सर्टिफाइड झूठे चोर और लुटेरे हैं मरियम नवाज साहिबा जैसे, हम उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। अच्छा फातिमा साहिबा, आपकी बातें अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि कल फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी गवर्नमेंट को मुज़ाकरात करने चाहिए, क्या आपको लगता नहीं था कि इस नहज तक पहुंचने से पहले इनको टेबल टॉक करके सुना जाए? इन्हें सुनने का मौका भी तो नहीं दिया गया, इनको सुना नहीं गया, क्यों? और आप मुज़ाकरात की बात आप ही के पार्टी के एक वजीर कर रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लेने चाहिए गवर्नमेंट के साथ। हमने करने की कोशिश की है, लेकिन मुज़ाकरात वो इस तरह से, वो तो बात ही यहाँ से शुरू करते हैं कि जरदारी और शबाज़ के केस खत्म कर दें। हाउ कैन बी पॉसिबल कि हम देखें, हमने ये केस नहीं बनाए हुए, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर खुद केस बनाए हुए हैं। या तो ये बैठ के कंप्रोमाइज कर ले कि दोनों पार्टियां के भाई हमने ये एक दूसरे के केस बनाए हैं तो अब हमने इनको देखना है। नैब इन्होंने बनाया, इदारे इन्होंने नैब का बनाया, केस इन्होंने एक दूसरे पे बनाए और केस अब चल रहे हैं। तो अदालतों के मामला में तो हम मुदाखलत नहीं कर सकते। सही। जब हमने बात रही कि हमने इनको बैठ के डायलॉग की ऑफर नहीं की, हम देखिए हमारा कौन सा लीडर है, तो साजिद अवान है और इवन देन प्राइम मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी साहब है, सबने इनको ऑफर की है। लेकिन बात ये कि अगर ये कहें कि हमारे केसों पे हाथ उठा और हमें जी जी इजाजत दी, तो इस तरह की डायलॉग तो नहीं हो सकते, जी। ये तो पॉसिबल नहीं। फिर दूसरा ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपने घर का है, किस बात पे है, उसको जो 18 करोड़ आवाम है वो अपना वोट देती है। फातिमा साहिबा, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप अपने माइक को थोड़ा करीब करेंगी। देखिए जो चोर मैंडेट अपना चोरी करके हमारा लोगों का लेके आए थे, वो तो कहते हैं कि इमरान खान घर छोड़ के चले जाए, क्यों चले जाएं? अवाम के वोटों से वो आया है और इंशाल्लाह ये प्रियोर भी पूरा करेगा और इंशाल्लाह आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगी। सही। आपका मौक़िफ़ मेरे पास आ चुका। अमजद इकबाल साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि जब बात करते हैं हम इस हवाले से कि गवर्नमेंट को घर चले जाना चाहिए, इस वक्त अल्टीमेटम भी दिया गया कि 31 दिसंबर तक का टाइम है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कह दिया, बिलावल साहब ने भी कह दिया कि जी अगर बात की जाती है 31 दिसंबर की तो आपके पास आखिरी वक्त है और आप चले जाएं। 31 जनवरी की बात की गई और सर 31 दिसंबर तक वो कह रहे हैं कि जो इस्तीफे हम इकट्ठे करेंगे वो आपके लिए आइटम बम की पोजीशन रखते हैं और जो इस्तीफे हम इस वक्त जमा करवाएंगे। सर सिलेक्टेड वर्ड बार बार इस्तेमाल किया जाता है, तो यही सवाल जब उन लोगों से पूछा जाता है कि सिलेक्टेड कौन थे तो उस पर अपोजिशन जवाब देती हुई नजर नहीं आती। लेकिन जब यही बात अपोजिशन हुकूमत के लिए करती है तो एक वर्ड इस्तेमाल होता है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। क्या पाकिस्तान की तारीख में जो अब तक इलेक्शन हुए हैं या जो हमारा गुज़श्ता इलेक्शन हुआ है, क्या वो इलेक्शन नहीं था? क्या उसमें आवाम की राय को नहीं मद्देनजर रखा गया? क्या फैसला कहीं और से किया गया? देखिए ये बात तो अपोजिशन बहुत खुल के कह रही है अपने जलसों में कि सिलेक्टर कौन है और सिलेक्टेड कौन है। इसमें तो कोई अबहाम की या दोबारा से बात करने की मेरा ख्याल है कोई ज़रूरत नहीं है कि ये वो अपने जलसों में अपनी तकरीरों में नाम ले लेकर कह रहे हैं। अब तो वो इसी बात के ऊपर इतराज़ भी है, इसी बात के ऊपर जो ऑब्जेक्शन आती है कि आपको किसी इदारे का किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, ये एक सवाल है। लेकिन आपने कहा कि जी वो क्यों चले जाए, मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त है कि उनको इस तरह से किसी भी हुकूमत को जलसों के जरिए जुलूसों के जरिए नहीं जाना चाहिए, ना ही उनको रिजाइन देना चाहिए। उसमें अपोजिशन का जो इस तरह की बात करके या इस तरह का जो तरीकाकार है उससे ये समझ में आती है कि वो उन्हीं कुव्वतों को, उन्हीं लोगों को जिनकी तरफ आपने इशारा किया या जिनको वो सिलेक्टर कहते हैं, उनको खलाई मखलूक कहते हैं, मुख्तलिफ नाम लेके उनके ऊपर ये प्रेशर इस तरह का ये डाला जा रहा है कि जी कि आप गैर जानबदार हो जाएं, आप पुष्ट पनाही ना करें किसी एक पार्टी की,
आप गैर जानबदार हो जाए, फिर एक जो आईनी रास्ता वजीर आजम ने खुद कहा कि ऐसा जी आप अपोजिशन अदम इत्मीनाद ले आए, मुझे घर भेज दे, तो वो उसके लिए वो शायद चाहते हैं कि जी कि ये इस वक्त जो जिनका आप कह सकती हैं कि जो सिलेक्टर्स हैं वो अपना हाथ खींचे और आजाद छोड़ दे कि जी पार्लियामेंट के अंदर आए और जिसके पास जो जोड़ तोड़ करना करे और जिसके पास अक्सरियत हो वो हुकूमत चलाए। ऐसे ना इस तरह से एनालिस्ट आप क्या समझते हैं अमजद इकबाल साहब कि क्या इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है वो वाकई में किसी और के हाथों में चल रही है, और क्या इस वक्त जो इदारे हैं वो गैर जानबदार नहीं है? नहीं, देखिए बात यह है कि इदारे हुकूमत का हिस्सा होते हैं, सही। उनको हुकूमत का हिस्सा होना चाहिए, यही हमारा आइन भी कहता है और तरीकाकार भी यही है। इदारे कहीं बाहर से नहीं आए, इसी मुल्क हैं, लेकिन कुछ शख्सियात के ऊपर इतराज आता है कि वो शायद जरूरत से ज्यादा दूसरी जमातों को दबाने के लिए ये हुकूमत का हिस्सा होकर और हुकूमत के साथ मिलकर काम करने में तो किसी को कोई इतराज नहीं, ना ही होना चाहिए, लेकिन दूसरे को किसी को दबाने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक चीज देखिए, बात इस वक्त जो बनती हुई नजर आती है, जो सामने नजर आ रही है, इस वक्त प्रेशर डालने की हुकूमत हमें कुछ थोड़ी सी इसके हवाले से प्रेशर में नजर आती है कि जी कि ये जो कुछ हो रहा है ये मुनासिब है। उससे दूसरी बात इसमें जो जरूरी है वो ये है कि इस सारे जलसे जुलूसों के माहौल में, इस एजिटेशन के माहौल में अवाम कहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको? मैं जलसों जुलूसों की बात नहीं कर रहा, अवाम की बात क्या हुकूमत कर रही है? क्या अवाम की बात अपोजिशन कर रही है? कोई नहीं कर रहा। और दूसरी बात यह है कि जी कि अपोजिशन की जो तहरीक है उसका बेहतरीन तोड़ ये है कि हुकूमत कोई कारकर्दगी दिखाए अपनी। हुकूमत की कारकर्दगी जो वो आप देख लें, चाहे उसको महंगाई की शक्ल में देख लें, चाहे आपको बेरोजगारी की शक्ल में देख लें, चाहे मईशत को डूबते हुए देख लें, आप जिस तरफ मईशत जा रही है वो सारे इशारे हुकूमत जो मर्जी कहती रहे कि जी बहुत ऊपर जा रही है, वो नेगेटिव है। वो अभी तक आप ये समझ रहे हैं, आपका ये कहना है कि अभी तक जो बेसिक काम था उसमें हम अभी तक नाकाम है। बेसिक काम तो यही है ना। तो इस वक्त जो मुज़ाकरात की बात भी होती है बेसिकली इसके ऊपर होना चाहिए कि कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए अपोजिशन ने चले ये कह सकते हैं कि शर्त रखी है कि जी जनाब वजीर आजम साहब इस पे मुस्ताफी हो जाएं या पीछे हट जाएं या किसी और बंदे को ले। ये मैं जवाब की मैं इस बुनियाद पर ये नहीं कह रहा कि जी कि उनको दे देना चाहिए इस्तीफा, क्योंकि वो एक आप इलेक्शन जिस तरह से भी हो उसके ऊपर 100 सवाल हो सकते हैं, लेकिन वो मुंतखब हुए, वो मौजूद है। अमजद इकबाल साहब, क्या आप समझते हैं इस वक्त आप जैसे कह रहे हैं, क्या अब अगर फॉर एग्जांपल जैसे अपोजिशन कह रही है कि वजीर आजम जो है इस्तीफा दे दें, जो कि मुमकिन नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देंगे और ना कभी ऐसा हुआ है। नहीं ऐसा हुआ है, ये बात ना करें, माजी में ऐसी मिसालें मौजूद है हमारे पास। करंट सिचुएशन में इस वक्त सूटेबल नहीं है, जैसे आपने खुद इस बात को कोट किया कि ये अभी पॉसिबल नहीं है। क्या अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस्तीफा दे देते हैं तो क्या अपोजिशन के पास इस वक्त इस करंट खसारे से निकालने के लिए पाकिस्तान को कोई हल है? ये अपोजिशन को देना चाहिए हल, और ये सबको मिल बैठकर इसका हल निकालना चाहिए। बात ही नहीं की जा रही, आप इसे खुद कह रहे हैं। बैठे तो तब की बात है ना। पहली बात तो ये है कि जो देखिए गवर्नमेंट का तो मौक़िफ़ हमने सुन लिया। फातिमा साहिबा कह रही हैं हम तो उन्हें बुलाते रहे, हम तो मुज़ाकरात करना चाहते रहे। नहीं, संजीदा मुज़ाकरात के लिए कभी भी ऐसी कोशिश नहीं हुई। उसकी वजह शायद क्योंकि हुकूमत का वज़ीर आज़म की मैं बात करता हूँ, उनका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जी कि वो इन लोगों के साथ, चूंकि इनको वो करप्ट करार दे चुके, इसलिए इनके साथ बैठकर कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये पहले दिन से, ये हमेशा से, पहले से भी हुकूमत में आने से पहले से भी उनका यही मौक़िफ़ रहा है। ये अलग बात है कि वक्तन फवक्तन उनके साथ बैठते भी रहे हैं। गोंदल साहब, एक तरफ अपोजिशन डट चुकी है कि इस्तीफा देना ही देना है और प्राइम मिनिस्टर मुस्तफी होंगे ही होंगे। जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, पॉसिबल भी नहीं। अमजद इकबाल साहब ने कह दिया करंट सिचुएशन में अभी सूट भी नहीं करता हमारे मुल्क के लिए। आप क्या समझते हैं एहसन इकबाल साहब के इस बयान को कि उन्होंने कहा कि जब 425 इस्तीफे जमा हो जाएंगे तो फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं, फिर जनरल इलेक्शन होंगे। क्या इस्तीफे दिए जाएंगे? और अगर इस्तीफे हो जाते हैं तो क्या वाकई में एक नया इलेक्शन देखने को हमें नजर आएगा? देखिए, जो बात एहसन इकबाल साहब ने की है, मैं नहीं समझता कि अपोजिशन भी इतनी जल्दी इस्तीफों पे जाएगी। अपोजिशन आखिरी हद तक इसको डिले करेगी। अपोजिशन कभी भी कोशिश में नहीं होगी कि हम इस्तीफे दें। देने होते तो अब तक दे चुके होते। वजीर आजम भी कभी इस्तीफा नहीं देंगे जब तक कि बिल्कुल नागुज़ेर ना हो जाए उनके लिए चीजें कि अब इस्तीफे के बगैर कोई चारा नहीं है। बेसिकली जो इस टाइम इशू है वो ये है कि सियासी जो रवैया है उसका फुकदान है दोनों तरफ से। देखिए, हुकूमतें या ये जो सियासी जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, इसमें डायलॉग होता है, मुज़ाकरात चलते रहते हैं। इस तरह का डेडलॉक नहीं आना चाहिए कि दोनों एक अपोजिशन अपनी एक स्ट्रीम पे चली जाए और जो हुकूमत है वो अपनी एक स्ट्रीम पे चली जाए।
डिफरेंसेस होते हैं, अपोजिशन का काम ही तनकीद करना होता है और इख्तलाफात करना होता है, हुकूमत पे तनकीद करना, इसी यही जमहूरियत का हुस्न होता है। तो डायलॉग के थ्रू आगे चलना चाहिए। इतनी जल्दी मैं नहीं समझता ये मुल्क और जिस सिचुएशन में ये चल रहा है, पैंडेमिक है और हमारी जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, कि इतनी जल्दी इलेक्शन भी करवाने चाहिए। 5 साल पूरे करने चाहिए। बेशक वो आप इनके रिजर्वेशन जो है वो जेन्युइन होंगे, धांधली वाले होंगे, बाकी जो होंगे, लेकिन 5 साल का मैंडेट वो लेके आए, 5 साल करने चाहिए। उसके बाद ये फैसला अवाम को ही करना चाहिए। और ये खुद जो कह रहे हैं गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, तो फिर 5 साल मजीद हो जाए, पूरे कर देने चाहिए। बेशक 5 साल, देखिए 5 साल का अवाम ने मैंडेट दिया है। एक आम, अगर आप देखें तो सियासी नजरिए से हटके, तो उनको 5 साल पूरे करने चाहिए, फिर अवाम को ही मौका देना चाहिए कि वो उन्हें दोबारा मुंतखब करते हैं या नहीं करते। ठीक, आपका मौका मेरे पास आ चुका है, वक्त हो चलता है ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा। सर्दी बहुत ज्यादा है, अभी तक तारीख का फैसला भी नहीं किया गया। कोट लखपत जेल के बाहर बिलावल भुट्टो ये कहते रहे कि जी हमारे इस्तीफे जो हैं वो इस्तीफे नहीं हैं, वो एटम बम हैं। सूबाई पार्लियामेंट के हवाले से बात की जाए या वफाकी के हवाले से बात की जाए, तो इन तमाम इशू से बात करेंगे मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। दुनिया में इकोनॉमी इस वक्त टोटली डिसरप्ट है। कहीं मार्केट शेयर की जंग है, कहीं प्राइसेस की। कोई वैल्यूज क्रिएट कर रहा है और कोई सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसलिए ग्लोबली इक्विटीज, कमोडिटीज और प्रीशियस मेटल्स वॉलेटाइल हैं। पाकिस्तान खुद इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट्स के इकोनॉमिक चैलेंजेस को काउंटर कर रहा है। क्या कर पाएगा और इतने रिस्की एनवायरनमेंट का इंपैक्ट हमारे बिजनेसेस पे क्या होगा? इन तमाम अहम अमूर को हम स्मार्टली डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम बिजनेस न्यूज डेली विद इहसान इकबाल में। So watch us Monday through Friday only on Talent News. पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस का क्या है स्कोप? पाकिस्तान एक डिजिटल कंट्री बन रहा है। पाकिस्तान में डिजिटल इंप्रूवमेंट्स कैसे हो रही हैं? हम डिजिटल पाकिस्तान में आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के मशहूर आईटी एक्सपर्ट से, जो कि देंगे आपके सवालात के जवाब। देखते रहिए टैलेंट न्यूज़। मैं ढूंढता रहता हूँ चेहरे, कुछ नए कुछ पुराने। कभी लगता है कि हर चेहरा ही मेरा जाना पहचाना है, और कभी अनजाने चेहरों में खुद को अकेला पाता हूँ। लेकिन जिन लोगों को मैं बुलाता हूँ अपने शो में, उन्हें जानती है पूरी दुनिया। मैं ज़िशान शेख लेके आ रहा हूँ एक ऐसा शो जिसमें बातें होंगी सिर्फ सच। तो देखना मत भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ टैलेंट न्यूज़ टीवी पर। प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक पे चलने से पहले अगर बात हो रही थी गवर्नमेंट के हवाले से, तो क्या इस वक्त जो करंट सिचुएशन बन चुकी हुई है, अमजद इकबाल साहब, इस्तीफे अगर दे दिए जाते हैं तो गवर्नमेंट किस तरफ जाएगी? लॉन्ग मार्च के हवाले से फैसला अभी तक अपोजिशन ने नहीं किया, तारीख क्या होगी? सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, अभी तक ये फैसला भी नहीं किया जा सका। और आज बिलावल जरदारी साहब जो हैं कोट लखपत जेल के बाहर जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि हमारे इस्तीफों का इस्तीफा मत समझें, बल्कि ये एटम बम की हैसियत रखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जी के इस्तीफे लास्ट ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इसको हुकूमत की तरफ से इरिटेशन करने की कोशिश की जा रही है कि अपोजिशन को इरिटेट किया जाए कि इस्तीफे दें, और उसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। लेकिन हुकूमत को भी पता है कि ये इतना आसान काम नहीं है, और ना ही अपोजिशन के लिए इतना आसान काम है कि फौरी इस्तीफे दे दें। क्योंकि बात यह है कि जब वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि जी मैं ज़िमनी इलेक्शन करवा दूंगा, हुकूमत कहती है ज़िमनी इलेक्शन करवा दूंगा, ये इतना आसान काम ये भी नहीं है कि जी आपको अगर अपोजिशन की तमाम जमातें इस्तीफे दे देती हैं तो आप पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ हल्कों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन करवाने के लिए चल निकलें। ये मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं होगा। उसके लिए कई मसाइल खड़े हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अभी आपको मैं ताज़ा तरीन मिसाल देता हूँ कि अभी तक बलदियाती इलेक्शन
पंजाब हुकूमत ने करवाने थे, नहीं करवाए गए। जी। ये पिछले 1.5 साल से 2 साल से ये इसको चीजें लटका डिले रहे हो हैं, रही हैं, डिले हो बिल्कुल। रही हैं। सिंध में बल्दियाती इदारों ने अपनी मुद्दत पूरी की, लेकिन वो इलेक्शन नहीं करवा रहे क्योंकि अभी उनकी मर्दमशुमारी के नताइज नहीं आ पाए, जी। यानी वो डिले हो गए। अब जिमनी इलेक्शन अगर खत्म हो जा अपना अपोजिशन के इस्तीफे आ जाते हैं तो एक नया वैक्यूम क्रिएट होता है, एक नया बहरान जन्म लेता है। उसमें आप देखिए कि उसमें जब अपोजिशन के इस्तीफे आते हैं, इसका मतलब यह है कि सिंध असेंबली की अक्सरियत आपको चली जाती है जिमनी इलेक्शन में, तो वो चंद लोग बाकी रह जाएंगे असेंबली के अंदर जो पीटीआई के अरकान है सिंध असेंबली में, जी। तो वो पूरी असेंबली ऑलमोस्ट क्लोज हो जाती है। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत बनती है। इसमें जिमनी इलेक्शन इतने बड़े लेवल पे कराना मुमकिन ही नहीं होता, ना ही पॉसिबल नहीं इलेक्शन है। कमीशन बल्कि आप इसके लिए। गोंदल साहब की बात को मेरे हाथ से एग्री करेंगे कि इन्हें टेन्योर पूरा कर देना चाहिए और 5 साल बाद अवाम ये तो ही मैंने ये फैसला पहले करे। भी ये बात की कि देखिए इसमें एक आईनी रास्ता मौजूद होता है। जी। हुकूमत को आप गिराना चाहते हैं तो आप उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ले आए, अदम एतमाद आपकी कामयाब होती है तो नई हुकूमत बना ले, अच्छा, पार्लियामेंट रहेगी। ये खबरें किस हद तक मुसद्दिका हैं कि सेनेटर बनाया जा सकता है मौलाना फजल रहमान साहब को? नहीं, मौलाना फजल रहमान को सेनेटर कौन बनाएगा? अपोजिशन के लोग बना सकते हैं ना, हुकूमत वाले तो वही नहीं तो मैं बना कह रही हूँ, सकते। अपोजिशन का इत्तेहाद ने कि बनाया। अपोजिशन का इत्तेहाद बना सकता है, वो क्वालिफाई करते हैं, वो कौन सा किसी केस में कोई सजा याफ्ता है या अच्छा सर, उनके कोई बारे में भी तो खबरें आ रही थी ना कि इनके लिए इनकी भी कोई जमीन जो है वो सामने आई है, नैब इनके साथ भी इनके नहीं, वो खिलाफ तो भी उनके कार्रवाई भाई कर के सकती हवाले है। से केस था कि उसकी इंक्वायरी थी, फिर ये नैब ने रोक दी, बल्कि वो एक उन्होंने धमकी शमकी भी दी थी जब मौलाना फजल रहमान को भी तलब किया था। एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस था कि जी आप अपने असासों की, उन्होंने कहा कि जी हम वो जाएंगे वहां पे धरना देंगे, ये वो, उन्होंने कहा नहीं वो गलती से नोटिफिकेशन हो गया था। मतलब इस तरह की कमजोरियां सामने आती हैं इदारों की तरफ से, जो कि मेरा ख्याल है कि जी नहीं होनी चाहिए। अगर आप आर किसी के पार खिलाफ होगा, कार्रवाई आर पार, यही है, ये इस तरह की चलती रहेगी सूरत मतलब हाल। ये कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब की बात को कोट करना चाहूंगी जिन्होंने कहा कि जी अगर हमें जलसे की इजाजत ना देते तो फिर आर पार होना था। ये बात ठीक है कि ये इसमें कराची आपके सामने मुल्तान के जलसे की मिसाल आपके सामने है, वहां पे फसाद की, इंतशार की जो सूरत हाल पैदा हो गई थी वो बड़ी वो इसी खौफनाक वजह से थी हुई कि जलसे की इजाजत नहीं दी जा कि रही। नहीं दी जा रही थी। ठीक। और लाहौर में मैं समझता हूँ हुकूमत ने बड़ी दानिशमंदी का सबूत दिया कि उन्होंने जलसे में रुकावट नहीं डाली। ठीक। और ये बात जो अभी आप थोड़ी देर अपोजिशन पहले को सुना जाए तो बहुत रुकावट थी, वो तो कहते चेयर उठा के लेके भाग के चले गए, हमारे पास चेयर्स मौजूद नहीं थी, साउंड सिस्टम हमारा खराब था, हमारे गेट अच्छा, ये बड़ी मैं समझता हूँ कि ये इसको आप अगर मुहतात लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो कि ये बड़ी सस्ती सी शोहरत हासिल करने वाली बातें हैं कोशिश है कि आप स्पीकर वालों के खिलाफ पर्चे कर दें, कुर्सियों वालों को, वो कह देगों रहे हैं वालों हमारा के डीजे खिलाफ हमारा कर दें। डीजे उठा और लिया ये हाँ, डीजे को उठाने की बात ये बड़ी मेरे ख्याल में कि इस सतह के ऊपर हुकूमत को नहीं आना चाहिए। अभी देखें जलसा तो हो गया, अब ये कुर्सियों वालों का क्या कसूर बेचारों का, और या देगों वालों का क्या कसूर है उनका? खाना ही नहीं आपने मिला मुझे इकबाल साहब, खाना नहीं मिला, पीपल्स पार्टी के वर्कर नाराज हो गए, नून लीग वाले लोग पहले खाना खा गए, चले खाने में तो लड़ाई होती रही। खाना घर से खा के आ जाए वर्कर, ये कोई नहीं। गोंदल साहब से आवाज पूछना नहीं। चाहूंगी, सर कैसे खा के आ सकते हैं शहर से? अगर बाहर से लोग आएंगे तो बेचारे खाना कैसे लाएंगे? गोंदल साहब, आर या पार का लफ्ज बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा था कि जी 13 दिसंबर को बहुत बड़ा कोई फैसला हो जाएगा, और मरियम साहिबा की गुफ्तगू को सुना जाए तो यूं लग रहा था कि बस शायद वो लास्ट डे होगा। जैसे खान साहब की तकरीर को सुन के लगता था कि जैसे ही गवर्नमेंट आएगी तो 100 दिन के अंदर न जाने कितनी तब्दीलियां आ जाएंगी। तो ये 100 दिन वाला ही अल्टीमेटम मुझे मालूम होता था कि, और ये तासुर दिया जा रहा था कि न जाने अपोजिशन कितना बड़ा पावर शो कर देगी। हमने ये देखा कि आर पार जब वो डेट गुजर की तो राना सनाउल्लाह साहब ने उसको कवर कर दिया कि जी आर पार से मुराद हमारा जलसा करना था, और जमीयत उलमा इस्लाम के अब्दुल गफूर हैदरी साहब ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जलसे की इजाजत ना मिलती तो आर या पार होता। तो ये आर पार सिर्फ जलसे की हद तक था या गवर्नमेंट वाकई में मतलब उसको जिस उन्होंने कहा था हम भेज देंगे कुछ हो जाएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, जो आर पार की बात है, अगर तो मुल्तान जलसे के हवाले से देखी जाए तो वो तो एक हुकूमत को सिर्फ अपना आप बताना था कि आप इस तरह ये रुकावटें डाल के या गिरफ्तारियां करके या इस तरह के उच्च हथकंडे आल दो की शुरू से चलते आ रहे हैं इस मुल्क की सियासत में कि आप इस तरह करके अपोजिशन को नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आप इसको दूसरी सेंस में लेके जाएं तो अगर एक मजहबी सियासी जमात का एक बड़ा कायद ये बात कर रहा है तो अगर मैं माजरत खाऊं, अगर किसी को ये बात दिल आजारी किसी की कर रही हो तो जो मजहबी सियासी जमातें हैं इनके पास ऐसा कारकुन मौजूद है जो लग मर सकता है, जलाओ घराव के लिए तैयार होता है, जो अपनी जान से ज्यादा अपने नजरिए या अपनी जमात के साथ होता है। इसलिए अगर तो ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी इस सेंस में बात कर रहे हैं तो वो समझ आती है
कि वो कर भी सकती है ऐसी जमात। जिस तरह आप देखें नैब वाले इंसिडेंट पे मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक बड़ी एग्रेसिव सी स्टेटमेंट आई थी। नून लीग को क्यों भूल जाते हैं? दारों पे हमले तो फिर रवायत उनकी भी रही है। देखिए वो और है, सियासी कारकुन जो है वो इतनी आसानी से अपने आप नहीं मरता। जेलों के हद तक ठीक है, थोड़ा बहुत जब जो एक क्राउड है वो चार्ज हुआ होता है जब तो तब वो हल्का फुल्का कर सकता है। अदरवाइज इस हद तक लड़ने मरने के लिए जो तैयार है ना, वो जो सियासी मजहबी जमात होती है उसका कारकुन है। फजलुर रहमान साहब की डंडा बरदार फोर्स से तो वैसे ही नून लीग के एमपी और एमएनएस नाराज रहे हैं कि अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा था। ये तो इसमें तो ये तो सिक्योरिटी का मामला है। तो इतना स्ट्रिक्ट मामला था कि जो मुतलका लोग थे उनको भी जाने नहीं दिया गया। वैसे जलने मरने वाली बात आप करते हैं, इससे पहले भी हो चुके, लोगों ने अपने आप को आगे भी लगाई थी और वो सियासी जमातों के कारकुन थे। सही। अच्छा, ऐसे शॉर्ट कमेंट लेना चाहूंगी बिलावल साहब के हवाले से कि बिलावल साहब के लिए ये एक सजेशन दी गई है शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से कि अपने नाना की तर्ज की सियासत करें। जब उनके खिलाफ भी एक तहरीक चलाई जा रही थी तो वो इस तरह से एग्रेशन में नहीं थे, बल्कि वो बड़े समझदार अंदाज से उस तहरीक को उन्होंने सुना और अपने पास बिठाया। शॉर्ट कमेंट लूंगी फिर अगले टॉपिक की तरफ। यकीनन ये जितनी मैं समझता हूँ कि इस तहरीक में भी जितनी बुर्दबारी और जितनी समझदारी का मुजाहरा पीपल्स पार्टी कर रही है कि पीडीएम में शामिल तमाम जमातों में उतनी समझदारी का मुजाहरा कोई नहीं कर रहा। और जिस तरीके से जिस तरह से वो अपने कार्ड खेल रही है वो उतनी समझदारी का आपको किसी दूसरी जगह से कोई उस तरह का शायबा भी नहीं मिलता। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब इसीलिए कह रहे थे उनको कि ये उम्मीद है हुकूमत की तरफ से और हुकूमत के इत्तेहादियों की तरफ से कि शायद किसी मौके के ऊपर पीपल्स पार्टी टूट जाए पीडीएम से, किसी तरीके से उसको कोई लालच देके या उसको वो सिंध हुकूमत के को बचाने के चक्कर में। लेकिन वो तो बड़ा वाजे कर चुके हैं बिलावल के, उन्होंने कहा जी कि चाहे जाती है सिंध की गवर्नमेंट वो भी हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हम पीछे नहीं। अच्छा, आगे बढ़ना चाहूंगी, वक्त ही मुख्तसर है। आरिफ अलवी साहब ने आज एक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है। ऑर्डिनेंस जो था वो इंसदाद रेप के हवाले से था। इस ऑर्डिनेंस को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए ये अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे ये होता इस तरह नजर नहीं आता कि बिल पास हो जाते हैं, बिल पास हो जाता है, कानून बहुत अच्छा बना है। मुझे आप ये बताएं, यहाँ पे कत्ल की सजा मौत है, लेकिन तो कत्ल रुक गए नहीं। आपने मुआशरे को बिल्डअप करना होता है। इसी तरह आपने अच्छी सजाएं तजवीज की हैं रेप केसेस के हवाले से, और ये जो आपने रिसेंट अमेंडमेंट आई है कि 4 महीनों के अंदर अंदर केस का फैसला करना है। इससे पहले फैमिली केसेस का फैसला जो है वो भी 4 महीनों के अंदर करना होता है। रेंट का फैसला भी इतने महीनों के अंदर ही करना होता है। क्या वो हो जाते हैं? पॉसिबल नहीं, कानून होता है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। आपकी हाई कोर्ट में अभी तक 2014-15 की अपील्स अब शुरू हुई है, उसकी उनकी हियरिंग 2020 बड़ा बाद में आता है। तो इसकी मुझे नहीं लगता कि अमल दरामद, इस जो पुराना हमारा एक सदी पुराना क्रिमिनल प्रोसीजर चल रहा है उसके तहत आप इस तरह इतनी जल्दी ट्रायल कर सकें। आपका मौका मेरे पास आ चुका है सर। आखिर में किस तरह से कंक्लूड करेंगे? गवर्नमेंट ने कानून बहुत अच्छा बना दिया, 4 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट किया जाए, नई कोर्ट का क़याम अमल में लाया जाए, आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए ये निज़ाम फितरत है, कुदरत का निज़ाम है ये कि जी कि हर जगह जज़ा और सजा, ये अगर इसका कोई असर ना होता, इसका कोई फायदा ना होना होता तो कुदरत ये निज़ाम कभी मतलब ना बनाती। आप ये देखिए कि मजहबी तौर पर भी और ये दुनियावी तौर पर भी यही निज़ाम है कि सजा जो है वो नो डाउट के कभी भी 100% जुराइम को ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन उसको मिनिमाइज कर सकती है, उसको कम कर सकती है, लोगों के अंदर खौफ पैदा कर सकती है कि अगर आप ये जुर्म करेंगे तो आपको ये सजा हो सकती है। आगे इसकी छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा, वो है उस कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की, उसके ऊपर अमल दरामद की। असल में खामियां वहां पे आती हैं। आप अगर उस कानून को पूरी तरह से अमल दरामद कर देंगे तो यकीनन आप इस जो इतना बड़ा घिनौना जुर्म है इसको मिनिमाइज करने में कामयाब हो सकते हैं। और उसके लिए एक उसमें अच्छी शिक जो रखी गई है वो खुसूसी अदालतों का क़याम भी है कि जो फौरी ट्रायल जिसको आप कह सकते हैं स्पीडी ट्रायल के लिए किया जाएगा, 4 माह का उनका टाइम है कि जो उसमें अगर ये इस नुक्ते को कामयाबी से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि इस जो कानून के फ्रूटफुल ये साबित हो सकता है ये कानून जो। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है। मैं अपने बॉज़ पैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ। जाते जाते बात जरूर कहना चाहूंगी, कवानीन जरूर बना दिए जाते हैं, सवाल अधूरा रह जाता है वहीं पर आकर के क्या कवानीन पर अमल दरामद हो सकेगा। आज के कानून के हवाले से बात की जाए तो इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस 2020 जो पेश किया गया है या उसकी मंजूरी दी गई है, ये अप्रिशिएट करने के काबिल तो ज़रूर है, लेकिन
4 माह के अंदर अंदर केस का जो ट्रायल है वो भी किया जाएगा और नई कोर्ट्स का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। कवानीन तो बना दिए जाते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है या अमल दरामद करवाने में क्या कमज़ोरियां रहती हैं, ये सवाल काफ़ी देर तक हमारे साथ रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़न फ़ाइज़ा बुखारी को और मेरे मौजूद पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।